काव्य कोश का यह बेहद ही खास कार्यक्रम है पाहुन। और पाहुन में आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपकी अनेक विधाओं में शताधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु जब आप जनता के बीच में होते हैं तो आप हास्य को ही प्राथमिकता देते हैं। इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण सिर्फ ये है कि मैं महसूस करता हूँ कि आज जीवन में ई रस तो सब विद्यमान है, श्रृंगार रस भी खूब मिलता है और वीर रस भी खूब दिखाई देता है। हास्य की बेहद कमी है और आज की जो तमाम समस्याओं से त्रस्त जनता है, महंगाई से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, जैसे कोरोना महाकाल चल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि आदमी को थोड़ा सा आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। इसलिए हंसाना जो है मुझे अच्छा लगता है। हर हंसते हुए चेहरे को मैं पसंद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि दुनिया को हंसाया जाए। अगर ईश्वर ने मुझ में ये हुनर दिया है तो उसका प्रयोग भी किया जाए और जनता तक वो बात पहुंचाई जाए। हंसाना एक पुण्य का काम है। ओशो ने कहा था, रजनीश ने, कि जब आप हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। हंसी जो है प्रार्थना की तरह है और हंसी को मैं ध्यान की तरह भी लेता हूँ। जब आप हंसते हैं तो आप ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन की तरह है हंसी, क्योंकि जब आप हंस रहे होते हैं तो कुछ और सोच नहीं पाते। हंसी जो है, हास्य जो है, आपको सोच से, विचारों से मुक्त करता है, अलग करता है। तो जब आप विचारों से मुक्त होंगे तो तनाव मुक्त होंगे और तनाव मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना एक ध्यान की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इसमें एक समाज सेवा की तरह मैं हास्य को देखा हूं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है हास्य ढूंढना, वो भी विशेषता गाकर करने के लिए, जो कि बहुत कम रचनाकार ही कर पाते हैं। कैसे करते हैं आप? मैं चूंकि खुद गीत संगीत गीतकार भी हूँ, छंदबद्ध कविताएं लिखता हूँ जी और संगीत की थोड़ी जानकारी मुझे है, फिल्मों के लिए गाने भी लिखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिना छंदबद्ध के जो कविताएं हैं और खासतौर पे हास्य है, उसमें बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी है। जी बहुत हल्की बातें हैं या सुने सुनाए चुटकुले हैं या व्हाट्सएप की चीजें हैं। अगर मैं उसे छंदबद्ध कर देता हूँ, गीत नुमा कर देता हूँ और उसे अगर गाकर प्रस्तुत करता हूँ तो उसकी मौलिकता और रोचकता दोनों में वृद्धि होती है। वो सरस लगता है, वो नया लगता है और हास्य रचनाकारों की भीड़ में मुझे अलग खड़ा करता है। बिल्कुल, आपने कई जगह बताया कि आप कानपुर से दिल्ली अपने परिवार की इच्छा के बिना अपनी मर्जी से आए थे, जिससे आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। क्या आपको पूर्ण विश्वास था कि आप दिल्ली जाकर अपनी अलग पहचान बना पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे? मुझे विश्वास अपने ऊपर बहुत था और मुझे लग रहा था कि मैं श्रम पर, मेहनत पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं पुरुषार्थवादी व्यक्ति हूँ, उतना भाग्यवादी नहीं हूँ। मैं मानता थोड़ा सा भाग्य को भी हूँ, लेकिन पुरुषार्थ मुझ पर हावी रहता है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई काम बहुत लगन से, मन से, समर्पण से और मेहनत से करते हैं तो उसके फल आपको जरूर मिलेंगे। सकता है मिलने में देर हो, बिल्कुल सब्र करना पड़े आपको। तो उस सब्र के लिए भी मैं तैयार था कि मैं कुछ करूंगा और कुछ बड़ा करूंगा। इसके लिए सब्र भी मन में था और निरंतर परिश्रम भी था। आपने कई मंत्रालयों में अपना अहम योगदान भी दिया है, जिसके लिए आपको अनेक सम्मान जैसे पद्मश्री, यश भारती आदि से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा में सुधार व इसके उत्थान के लिए कौन कौन से अहम कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के उत्थान के लिए जी 2-3 कदम बहुत जरूरी है। चीज ये है कि हमें लोगों के भीतर से हीन भावना निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये कहना कि
मतलब हिंदी जो है अगर कोई पढ़ता है या लिखता है तो आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और माँ की तरह है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमें ये जो लोगों के अंदर कुछ कुलीन वर्ग के लोग हैं जिन्हें लगता है, या जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जी उन्हें जी लगता है कि जब तक वो अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे तब तक वो सभ्य और पढ़े लिखे नहीं माने। उनके भीतर की हीन भावना निकालनी आवश्यक है। बिल्कुल। गर्व से, जैसे हम कहते हैं गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं, इसी तरह हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। नंबर जी। 1। नंबर 2, हिंदी पढ़े हुए व्यक्ति के लिए एक अच्छे रोजगार की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए कि अगर आप हिंदी, चूंकि राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो हिंदी से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसने MA PhD की है या हिंदी का वो लेखक कवि साहित्यकार है, तो बिल्कुल उसे सरकारी तौर पे भी मान्यता, वरीयता और उसे जो है नौकरियों में उसे वरीयता मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये देखा है कि हिंदी के जो विद्यार्थी हैं जी उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है, और हिंदी 2ym दर्जे की भाषा मानी जाती है। अगर आप तो इससे हमको सरकारों को, ये काम सरकार का है। जी। तीसरा काम वो, और मैं चाहता हूँ एक कदम ये भी उठाना पड़ेगा हमारे विद्वानों को जी कि हिंदी को बहुत कठिन और दुरूह नहीं बनानी, हिंदी को व्यवहारिक भाषा बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी भाषाएं, जो भी चीजें कठिन रही वो सब धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत के जो है विलुप्त होने की या कम होने की, प्रचलन कम होने की एक कारण ये भी है कि हिंदी बहुत कठिन है और इतने ज्यादा नियम कानूनों से जी जी जी, क्लिष्ट होने के कारण वो लुप्त होती है। क्लिष्ट होने के कारण वो लोग उतने ज्यादा ग्राही नहीं कर पाते, उसे ग्रहण नहीं कर पाते। इसी तरह जो है पाली है, प्राकृत है, वो भी सब एक समय पे बड़े बड़े विद्वान लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, लेकिन आज वो उतनी जो है समीचीन नहीं है, उतनी प्रासंगिक नहीं रही। तो हिंदी की बहुत कठिनता से बच के व्यवहारिकता की तरफ हिंदी को लाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कदम ऐसे हैं कि ये जरूरी है। इसके साथ साथ जो है सरकारी कार्यालयों में, हालांकि सरकारें प्रयास कर रही हैं, ये सरकार भी बहुत काम कर रही है, और हमारे इस समय के जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार के, केंद्रीय मंत्री आदरणीय निशंक जी, वो स्वयं साहित्यकार कवि हैं और इस बात के लिए सोचते हैं कि हिंदी को और कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। और हिंदी का दिवस एक दिन नहीं मनाना चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना के बहुत से कार्यालय ऐसे हैं कि हमारी हिंदी की जो हमारा दायित्व है वो पूरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी एक दिन की भाषा नहीं है, हिंदी दिवस रोज ही है हमारे लिए, तो हर दिन सुबह से शाम तक। बिल्कुल। इसमें अभियान ये भी होना चाहिए मित्र कि हमें जो है अपने हस्ताक्षर हिंदी में खुद करने की और बच्चों से करने की अपील करनी चाहिए। उससे क्या है कि आप कहीं भी हैं दुनिया में, अगर आप हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं तो ये पहचान हो जाती है कि आप भारतीय हैं। लोग कहते हैं कि भाई जापानीज है, वो उसमें हस्ताक्षर करते हैं, चाइना की अपनी भाषा में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, तो हिंदी में हस्ताक्षर तो कम से कम सबसे पहला कदम हमें अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने चाहिए। और जहाँ भी बाजार में, जहाँ भी दुकानों के जो बोर्ड होने चाहिए वो भी हिंदी में लिखे हों तो ज्यादा अच्छा है। निजी तौर पे किसी होटल में जाता हूँ, रुकता हूँ, तो सबसे पहले उनसे अखबार मंगवाता हूँ, और हिंदी का नहीं होता है तो रजिस्टर मंगवा के उस पर अपनी शिकायत दर्ज करता हूँ। मैनेजर को बुला के वहाँ बात करता हूँ कि हाँ हिंदी का अखबार क्यों नहीं, और हिंदी का अखबार आज से ही मंगवाया जाए। आज के पैसे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। लोग ना मांगे ना पढ़ें, लेकिन होनी चाहिए। ये सब कार्य हमको करने चाहिए और अपने बच्चों में बहुत गर्व की भावना रखनी चाहिए कि आप हिंदी बोल रहे हैं, इसमें आपको शर्म करके बोलना नहीं। बिल्कुल। देश भर में अनेक नवोदित रचनाकार निरंतर लिख रहे हैं, परंतु अगर उन्हें व्याकरण का सही ज्ञान हो जाए तो वे और बेहतर लिख सकते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत से रचनाकार उनके हो सकता है हिंदी विषय ना हो, या हिंदी के लिए वो उतना समय पढ़ते नहीं। रचनाकार पढ़ते कम है, लिखते ज्यादा है।
वो बिना पढ़े लिखते हैं। बिल्कुल। अगर कोई नया रचनाकार मुझसे कहता है कि मैं कवि हूँ या बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, जी तो मैं कहता हूँ कि जिस विधा में लिखना चाहते हैं उस विधा के 20, 15, 20, 25 सब बड़े कवियों को पढ़ डालिए, पढ़ बिल्कुल। के उनको समझिए कि उन्होंने ऐसा लिखा है। उसको केवल पढ़ना नहीं, पढ़ के उसका मतलब उसको अपने भीतर उतारना। आप गीतकार बनना चाहते हैं और गीत आपको 150 गीत याद नहीं है, आप गीतों में किसी को आपने आइडियल नहीं बनाया कि ये हमारे आदर्श है ना, मैं ऐसे गीत लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल तो वो तो तब होगा जब आप पढ़ेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि अक्सर ऐसे बच्चे हमको, नए नए बच्चे आते हैं कविता के और उसमें लोग में जी कि वो 8वीं पास है, 10वीं पास है और किसी तरह कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं। भाषा ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अशुद्ध लिखते हैं, वर्तनी की समझ नहीं है, मतलब बस ये है कि कुछ किसी भी बात को कविता समझते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल तो अध्ययन करके आएंगे, ये मेरा पहला सुझाव है कि आपकी भाषा दुरुस्त तब होगी, जी भाषा अच्छी तब होगी, परमार्जित तब होगी जी जब वो अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश में अनेक रचनाकारों को आर्थिक कारणों या परिवार की इच्छा न होने के कारण लिखना छोड़ना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि कोई अपने बच्चे को कवि या लेखक बनते नहीं देखना चाहता है? पहली चीज तो ये है कि मैं ये निजी तौर पे मानता हूँ कि आप आर्थिक कारणों से लिखना छोड़ते हैं, इसे मैं नहीं मानता। 24 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी आपका कार्य है, नौकरी है, व्यापार है, किसानी है, मजदूरी है, जो भी काम है वो करिए। आप साहित्य को, आप कविताओं को, आप जीविकोपार्जन का माध्यम एकदम से मत चुनिए। जी उसमें बहुत समय लगता है और तब तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आजीविका अलग रखिए और फिर आप अध्ययन करते रहिए और लेखन करते रहिए। ये समय बताएगा कि आपको लेखन से सबको धन नहीं मिलता। बिल्कुल तो लेखन को आजीविका का माध्यम बनाना, मैंने भी नहीं शुरू में सोचा था कि मुझे कविता सुनाने के पैसे मिलेंगे, लेकिन वो बड़ी लंबी यात्रा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगता है। और भारतीय प्रकाशक ऐसे हैं जो लेखकों को पैसा देना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें लेखन को वो माध्यम बनाना बहुत उचित नहीं है। मैं तो अपने सभी युवा रचनाकारों से कहूंगा जी कि खूब मन से पढ़ाई करें, खूब अध्ययन करें और अपनी नौकरी या व्यापार में पूरा समय लगाएं और जो समय बचे या जब मन करे तब वो लेखन करें। लेखन कोई 10 घंटे 20 घंटे लिखने का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें आप 1-2 घंटे लिखते हैं, 3 घंटे लिखते हैं, लेकिन बाकी आप 20 घंटे में अपना कोई नौकरी या व्यापार में समय लगाइए, मन लगाइए। ये हर रचनाकार को ऐसा करना चाहिए। और जो लोग पारिवारिक लोग हैं, कवि या साहित्यकार नहीं बनाना चाहते, एक तो मैं ये नहीं मानता कि कवि या साहित्यकार किसी माता पिता के आदेश पर बनाए जा सकते हैं या किसी संस्थान में पढ़कर बन सकते हैं। ये उनके भीतर की कला है, प्रतिभा है, उनके भीतर की संवेदनशीलता है, उनका भाषा ज्ञान है, उनके भीतर कल्पनाशीलता कितनी है, संवेदनशीलता कितनी है और उनका मिश्रण करके भाषा में ढाल के उसे सृजित करने की क्षमता कितनी है, उनका अध्ययन कितना है, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर होता है। जी। ये अगर माता पिता कह दें कि आप साहित्यकार बन जाओ या कवि बन जाओ, ये सामान्य तौर पे संभव नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि माता पिता को भी ये लगता है कि ये आर्थिक बहुत मजबूत साधन ऐसा नहीं है, कविता से या साहित्य से कहीं पैसे तुरंत मिलने लगते हो, और जिनको मिलते हैं उनकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत परिश्रम होता है, बहुत लंबी यात्रा होती है, उनका अध्ययन होता है, उनको मिलने वाले अवसर होते हैं और वो बहुत कम संख्या में होते हैं। बिल्कुल। आप ये माने कि संख्या उनकी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक शहर में 100, 200, 500 कवि हैं
तो 500 कवियों को कोई आर्थिक लाभ मिलेगा उस कला से, सृजन से, ऐसा मैं बहुत ज्यादा मानता नहीं। भारत में अभी हिंदी की और प्रकाशकों की स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको आप एक माध्यम बनाएं। और एक बड़ी चिंता का विषय अभी तो ये है कि बड़ी चुनौतियां हैं लेखकों और कवियों के सामने, क्योंकि नई पीढ़ी और सबके हाथ में एक एक मोबाइल है जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वो तमाम सारे माध्यम हैं जिन्हें लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। किताबों के पाठक बहुत कम हो गए हैं और खरीद के पढ़ने वाले लोग तो और भी कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे भारतीय परिवारों में किताबों के लिए कोई बजट अलग से नहीं होता, साहित्य खरीदने का कोई बजट नहीं होता। पहले अधिकांश घरों में कादम्बरी या साप्ताहिक हिंदुस्तान या कोई ना कोई साहित्यिक पत्रिका आती थी। बच्चों की चंपक चंदा मामा बंधी हुई थी, घर में हर 15 दिन में आएगी चंपक और चंदा मामा, ये बंधी हुई थी। अभी वो बाल पत्रिकाएं लगभग सब समाप्त हो गई, साहित्यिक पत्रिकाएं भी उस पैमाने उस तरह से बिल्कुल अब लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसी तरह से वो लुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। खरीद नहीं रहे हैं, बिल्कुल तो खरीदने के लिए एक तो आदमी की जीवन से इतना कठिन हो गया है, महंगाई और बेरोजगारी और तमाम समस्याएं हैं, बिल्कुल चलते वो किताबें खरीदे 400, 500, 300 की और महीने में तो 3-4 हजार की देके पढ़े, ये बहुत ज्यादा उसको लगता नहीं कि वो ऐसा लोग करते हैं। बिल्कुल बहुत कम लोग हैं जो किताबें खरीदते हैं, किताबें पढ़ते हैं और या पुस्तकालय जाते हैं। अब तो पुस्तकालय भी नहीं दिखाई देते। आने वाला समय जो है वो कवियों, लेखकों के लिए, साहित्यकारों के लिए और हिंदी के प्रकाशकों के लिए वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए ये सजगता से हिंदी की सेवा भी करनी है, हिंदी का सम्मान भी रखना है और आने वाली पीढ़ियों तक हिंदी भाषा और साहित्य को पहुंचाना भी है। बिल्कुल, लेकिन हमें इस समस्या से जूझना। बिल्कुल, पूरा दिन इतना व्यस्त होने के बाद भी हिंदी काव्यकोश के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, हिंदी काव्यकोश को, और हिंदी के लिए, साहित्य के लिए या समाज मानवता के लिए या देश के लिए जब भी कोई काम करता है उसके लिए मेरे लिए कभी भी समय की कोई संकट नहीं है। हिंदी काव्यकोश का पूरा परिवार आपको हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।